वहाँ पर सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। नूरे की आंट ताहिर से कहती है, आखिर अब तुम घर का क्या करोगे? जब वो बात करती है तो शाहिंदे और ताहिर उसको घूर के देखने लग जाते हैं नूरे को। शाहिंदे कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम लोग जल्दी ये हल कर लेंगे। ताहिर कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है शायद हम लोग कुछ कर सकें। कोशिश नहीं, हाँ तुम्हें करना होगा ताहिर। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं और नहीं जा सकती हूँ। कुछ लोगों से मैंने बात की है, हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। हाँ हाँ बेटा, देखो सही, तुम्हारे बाप की रूह कब्र में कांप रही होगी। फिर अपने हाथों से उसने एक एक ईंट अपने घर की बनाई है, तुम कैसे उसके घर को इस तरह आसानी से जाने दे सकते हो? बेल बजती है। ताहिर फौरन उठ के जाता है देखने के लिए। तो दरवाजा खोलता है तो सामने लैला खड़ी होती है। तब से कहती है, गुड मॉर्निंग भाई। फिर उसको कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसका सूटकेस देखता है और उससे कहता है कि अंदर आ जाओ। उसके जाने के बाद ताहिर उसका सूटकेस अंदर ले आता है। लैला अंदर आती है तो उसकी माँ फौरन लैला के पास जाती है। लैला, मेरी बेटी तुम आ गई हो? हाँ मॉम, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहूँ, ठीक तो है ना? बाद में बात करेंगे, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती। हेलो लैला, ये देखो हमारे घर में कौन आया है। मेरी आंट आई हैं, उन्हें वेलकम तो करो। लैला सड़कर उसको कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ सलाम करती है। आंट कहती है नूरे की ये तो बहुत ही सरफिरी है। लैला के जाने के बाद शाहिंदे कहती है, खबरदार जो तुम लोगों ने लैला के सामने कोई भी बात की, मैं सही वक्त देखकर लैला से खुद बात करूंगी। यहाँ पर दिखाते हैं कि केनान आता है मुशर्रफ से मिलने के लिए। मुशर्रफ का गार्ड कहता है, केनान सर, आप हमें बहुत दिनों बाद मिले यहाँ पर। उसको अंदर जाने का कहकर फौरन ही इस आदमी को फ़ोन कर देता है। वो उसको बताता है कि केनान आया यहाँ पर शरफ से मिलने के लिए। मैं नहीं पता कि किस काम के लिए आया पर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, तुम उस पर नज़र रखना। यहाँ पर नूरे किचन में हिंदी से कहती है, कब तक हमें ऐसे काम करना होगा? नाज़बिन कहाँ चले गए हैं? उनकी छुट्टी करा दी है, आखिर हम लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम उनको कैसे उनकी तनख्वाही दे सकते हैं? नूरे फ़ौरन अपनी आंट के पास आती है, उसको बताती है। पीछे से ताहिर आ जाता है। आखिर वो कैरेक्टर फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, नहीं कहाँ वो हमारे पैसे लेकर चला गया। देखो बेटा, साबित है वो बेटा तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें अब जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, कारखाने में, किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पे से काम करना शुरू कर दो। तुम्हारे सर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इससे तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है, तो आखिर तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अंदर आती है, फैक्ट्री? कौन फैक्ट्री जा रहा है? क्या मतलब ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कोई बताए यहाँ पर। लैला देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ आखिर क्या बात है। नूरे चुप कर जाओ, मैं जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। बेटा लैला, तुम परेशान मत हो। मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे बताएं क्या बात है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, जब सही वक्त होगा, मुझे सही लगेगा तुम्हें बता दूंगी। ताहिर बाहर जाता है, बाहर बेल बजती है और से कुछ लोग आते हैं इनको घर देखने के लिए। इनके सर पे इतना कर्जा है तो कोर्ट चाहता है इनके घर से ही कुछ चीजें ले जाए जो इनके कर्जे के लिए काम आ सके, तो बेचकर इनका कर्जा उतरा जा सके। लोग इसका घर देखने के लिए अंदर आना चाहते हैं। ताहिर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, इनको अंदर आने की इजाजत दे देता है। कनान को ये जो मुलाजिम है इसके अंदर मुशर्रफ के पास ले जान रही होती है। कहता है, ये घर तो बहुत बड़ा है। जी सर, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सरबराह कोई भी नहीं है। हमारे सर ने ये इतना बड़ा घर बनाया था ताकि उनका जो वारिस ये घर चलाएगा, लेकिन ना वारिस रहा ना ही सरबराह। अगर मुशर्रफ मैम ना होती तो ये घर तो मैं काटने को दौड़ता, इस घर में जाले लग जाते और कीड़े मकोड़ों का घर बन जाता है। सरबराह इस घर के, वो तो चले गए अपने बेटे का इंतजार करते करते। बस मिस मुशर्रफ को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे कि उनका साया हम लोगों पे सलामत रहे। हाँ, ये घर भी घर नहीं रहेगा। घर आता है तो सामने उसको एक तस्वीर नज़र आती है। वो जब उस तस्वीर को देख रहा होता है तो पीछे से मुशर्रफ आ जाती है। वो कहती है मेरा बेटा। चौंक के उसको देखता है। वो पास आकर कहती है, इस तस्वीर में जो तुम देख रहे हो वो मेरा बेटा है, यूसुफ को 30 साल पहले मैं गंवा चुकी हूँ। बस अब उसकी तस्वीरें और उसकी थोड़ी बहुत यादें हैं जो मेरे साथ हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ बेटा, हम बैठकर बात करते हैं। लैला और बाकी सब आते हैं। कोर्ट के जो बंदे होते हैं वो ताहिर से बात कर रहे होते हैं के बारे में। लैला कहती है, सब क्या हो रहा है? मुझे पता तुम्हारा भाई एक घर को खो चुका है। बंदों से बात करती है, मैं प्रोसिक्यूटर लैला हूँ, मुझे बताएं आखिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए मिस लैला, लोगों का घर बहुत कर्जों में डूबा हुआ है। कर्जे वापस करने की सूरत आप लोग को घर बेचना होगा। कहती है, मैं सब कुछ पता करके आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको दोबारा बुलाती हूँ, जो आप लोग समझ सकें। वहाँ से चले जाते हैं तो लैला इन लोगों से पूछती है, फिर आप लोग मेरे से क्या छुपा रहे हैं, मुझे बताएं। नूरे की आंट कुछ बोलने लगती है, कहती है, आप यहाँ से जाएं, ये फैमिली मैटर है। फिर यहाँ पर दिखाते हैं कि लैला को ताहिर सब कुछ बताता है। मुशर्रफ से कहता है, हाँ तो आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुशर्रफ उसे बताती है कि कुछ अरसे पहले तुमने एक ब्रॉडकास्ट किया था, तुमने उस ऑर्फनेज के बारे में बात की थी, पर मुझे पता लगा है कि मेरा बेटा वहाँ पर लाया गया। 30 साल पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है कहाँ नहीं। मेरे शोहर ने बहुत कोशिश की, बहुत जगह उसको ढूंढने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, हमें वो नहीं मिला। मेरे शोहर उसकी याद में हफ्ते पहले ही जा चुके हैं। बिना अपने बेटे को गले लगाए। जब मैं नहीं चाहती कि बिना अपने बेटे को देखे उसको गले लगाए,
इस दुनिया से चली जाऊँ। तुम मुझसे जो चाहोगे, तुमसे जो मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। एक दफ़ा मुझे मेरे बेटे से मिला दो, मैं उसके मुतालिक हर रिपोर्ट, हर तस्वीर, हर चीज़ देने को तैयार हूँ। साल हो गया, मैं तो अपनी बेटे की खुशबू तक भूल गई हूँ। शरफ की बातें करते हुए तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास जाता, उसको गले से लगाता, उसको तसल्ली देता, फिक्र न करें, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। मैं भूल गई हूँ अपने बेटे की खुशबू को। नहीं पता वो कैसा दिखता है, वो कैसा होगा, मुझे कुछ याद नहीं है। बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुशी खुशी मरने को भी तैयार हूँ। उसके बाद नवीन तुम किधर हो? इमरान बोलता हुआ नवीन के पास आता है। नवीन जैसी देखती है उसे करवट बदल लेती है। इमरान कहता है आज मैं उसकी माँ के पास जाकर शक्ल बनाती। कहता है तुम सेल्फिश मत बनो। इमरान को हमसे पहले बताने से पहले पता लग गया तो वो हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा। उसकी माँ उसके लिए सालों तड़पी है कि नान को पता होना चाहिए कि उसकी माँ किधर है। इतने में इद्रीस की कॉल आ जाती है। वो इद्रीस से बात कर रहा होता है। स्पीकर ऑन करता है। हाँ बोलो इद्रीस, तुम क्या कहना चाहते हो? नान उसके घर पे है। किसके घर पे है? अपनी माँ के। वो वहाँ पर क्या करने गया है मुझे नहीं पता, पर वो उसे मिलने आया है। इतना एक दिन ये सब तो होना ही था नवीन, इससे पहले कुछ और हो मुझे उसको बताने दो। तो वहाँ से चला जाता है। पर केनान मुशर्रफ को तसल्ली दे रहा होता है। फिक्र ना करें, मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकती, मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा होगा और वो आपको ज़रूर मिलेगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे बेटे हो और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हो। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे जिससे मैं तुम्हें कह सकती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। खुद बहुत अच्छी है, इस वजह से आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ। शरफ केनान को फाइल पकड़ाती है। खड़ा वो आदमी उसको देख रहा होता है। आखिर ये लोग दोनों अंदर बातें क्या कर रहे हैं। केनान उस फाइल के साथ बाहर आ रहा होता है कि इतने में वो आदमी उसको मिलता है। उसको कहता है मैं यूसुफ का चाचा हूँ। और दूसरी तरफ इमरान नवीन को समझा रहा होता है। उसे कहती है मैं अपने बेटे को कभी अपने दूर नहीं करने दूंगी। उसे कहता है कि तुम मेरी लॉ से मिले। उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या कहा? वो दरअसल पागल हो गई है। उनका बेटा गया है, सर पे तो जैसे कोई जुनून सवार हो गया। मेरा भाई भी सारी उम्र सिर्फ यूसुफ को ढूंढने की वजह से पागल हो गया और अब देखो वो मर भी गए हैं। कहूँगा तुम इनकी बातें मत सुन। क्या जाने कि पता नहीं यूसुफ जिंदा भी है कि नहीं। नान कहता है मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं देखूंगा, अभी मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकता। अगर केनान वहाँ से चला जाता दिखाते हैं। उसके जाने के बाद ये आदमी किसी को फ़ोन करता है और कहता है मुझसे जल्दी आकर मिलो। यहाँ पर नूरे की आंट शाहिंदे कमरे में सोना ढूंढ रही होती है। कहती है उफ शाहिंदे, कहाँ छुपा के रखा है तुमने? नूरे आती है। वो कहती है आंटी आप ये क्या कर रही हैं? चुप करके अंदर डालती है और कमरा बंद कर देती है। कहती है इस शाहिंदे ने पता नहीं जेवर और चीजें कहाँ छुपा कर रखी हैं। तुम इन चीजों को अपने पास रखो अपनी सेफ्टी के लिए, वहाँ पास भी तो कुछ होना चाहिए। आंटी आप क्या कर रही है? उसको लेकर वो बाहर आ जाती है। यास्मीन को लैला सब बताती है, कर्ज के बारे में, केनान के बारे में, घर छोड़ने के बारे में। लैला से वो कहती है कि उफ तुम अब क्या करो, मेरा घर तुम्हारा घर है, तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली मैं नूरे का सामना नहीं करना चाहती। कहती है मैं क्या करूँगा, मैं किस लॉयर से बात। यास्मीन कहती है मुझे एक लॉयर के बारे में पता है, क्या नाम था उसका। वो अपने मोबाइल पे देखने लग जाती है। यहाँ पर इद्रीस को तुरान फ़ोन करता है। उसे कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर में तुम नवीन को जाकर देख लोगे, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसको जाकर देख लेना एक दफ़ा। ठीक है मैं चला जाऊँगा। आदमी दिखाते नहीं है पहले कि ये कौन आया है उससे मिलने के लिए। कहता है इतने साल गुजर गए पर अभी तक उस औरत के सर पे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे यूसुफ का ही भूत सवार है। दिखाते हैं कि जिससे वो बातें कर रहा होता है वो इद्रीस होता है। इससे पूछता है क्या तुमने वाकई में उसका काम तमाम किया था ना यूसुफ का? हाँ किया था। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने खुद अपने हाथों से उसका काम तमाम किया था। अगर गलती से भी इस केस के बारे में कुछ बात निकल गई बाहर, हम दोनों फंस जाएंगे। इद्रीस दिखाते हैं फ्लैशबैक कि कैसे यूसुफ गायब हुआ होता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि यूसुफ की माँ उसको कैसे छोड़कर जाती है डॉक्टर के पास। शरफ के जाने के बाद इद्रीस आता है। वो यूसुफ को अपने पास बुलाता है, आओ यूसुफ चले, और यूसुफ उसके साथ चला जाता है। यूसुफ उसे पहले से जानता होगा, इतनी आसानी से इद्रीस के साथ वो चला गया। मुशर्रफ के बाहर आने को जब यूसुफ को देखती हो तो वो कहीं पर भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है किसने मेरे यूसुफ को देखा है, लेकिन इद्रीस उसके बेटे को बाहर ले जाता है और वो बड़ी आसानी से उसके साथ चलता जा रहा होता है। यूसुफ कहता है मेरी अम्मी परेशान होंगी। वो उसे कहता है नहीं बेटा, हम तुम्हारी अम्मी को सरप्राइज़ देंगे, हम उन्हीं के पास तो जाएंगे बाद में। तो इससे कहता है कि बिल्कुल भी तुम खबर को आगे मत निकलने देना और जो कुछ भी मुशर्रफ करना चाह रही है उसको ख़त्म कर दो। मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे, समझे तुम? फिर वहाँ से वो चला जाता है। घर आके ये फाइल मुराद के साथ शेयर करता है। कहता है कि हमें इस बच्चे को ढूंढना होगा। आखिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी 30 साल पुराने बच्चे को जो 30 साल पहले गवाह हुआ हो? ये सब कुछ कैसे होगा? शरफ ने पहले लैला से भी कंसर्न किया था। लैला भी इस केस की वो कर रही है। अच्छा अब मैं समझा, लैला इस केस को देख रही है तभी तुमने ये केस लिया ताकि तुम लैला के करीब हो सको। वो तुम्हारे घर से छोड़ के चले गए हैं तुम्हें, इसी वजह से उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तुमने ये केस ले लिया। बात नहीं है, उस औरत को देखकर मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बच्चे को ढूंढ सकूँ
اس عورت کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا فیل ہوا۔ اتنے میں ہی نوین کا فون آ جاتا ہے کنان کو۔ کنان وہ فون نہیں اٹھاتا بلکہ بند کر کے فون الٹا دیتا ہے۔ بات کہتا ہے آخر تم نے یہ کیا کیا؟ تم بات کیوں نہیں کر رہے آنٹی سے؟ بات کرنی چاہیے، مائیں پریشان رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ یہ امی کو دیکھ لو، مجھے نہیں پتا وہ آخر کدھر ہے، اس لیے جب میں پریشان ہوتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں کس کے پاس جاؤں۔ کنان کہتا ہے اف تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے پاس آیا کرو، جب تمہیں کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس آیا کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے، ایسے مت کرو ان کے ساتھ۔ یاسمین کہتی ہے تمہیں کسی لائر کو لینا چاہیے، لائر یہ کام زیادہ جلدی حل کر لے گا۔ تمہیں میں لائر کا نمبر دیتی ہوں۔ جب وہ دیکھتی ہے تو وہ لائر جہاں کام کرتا ہے وہ اوزور کی کمپنی ہے۔ کہتی ہے اف لیلا تمہیں یہ کرنا ہوگا، ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے نا، تمہیں بھی یہ شاید کرنا چاہیے۔ اوزور کو فون کرتی ہے، ہیلو میں لیلا، میں جانتا ہوں میرا نمبر تمہارا نام سے سیف ہے، دراصل مجھے وہ لائر کا نام لیتی ہے، مجھے اس کا نمبر چاہیے۔ کیوں، کیا کوئی پرابلم ہے؟ ہاں میرے گھر کا کوئی فیملی ایشو ہے پراپرٹی کو لے کر، میں چاہتی تھی کہ مجھے اس کا نمبر سینڈ کر دو۔ اچھا وہ تو میں تمہیں کر دوں گا لیلا، جو ہم نے رات کو ڈنر کیا تھا میں اس کو ڈنر نہیں مانتا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک اور چانس دو ایک دوسرے کو جاننے کا۔ مجھے پتا ہے تم ابھی تیار نہیں ہو اور نہ ہی مجھے تمہارے سے بھی کوئی جواب چاہیے، تم اس بارے میں سوچنا، اس لائر کا نمبر میں تمہیں سینڈ کر دوں گا، کہہ کر وہ فون بند کر دیتی ہے لیلا۔ وہاں پر نورے لیلا کو کال کرتی لیکن لیلا اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ آنٹ کہتی ہے ہوا تم لیلا سے بات نہیں کری؟ ہاں جی آنٹی، میں لیلا سے بات نہیں کری، اس نے تو فون اٹھایا تھا لیکن میں نے اس سے بات نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے۔ آنٹی میں پیسے کمانا چاہتی ہوں، میں امیر ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے بیٹا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، یہ لڑکی پارلر میں کام کرتی ہے، کیا یہ جو اس نے سونا پہنا وہ اصلی ہے؟ جی آنٹی وہ سب اصلی ہے۔ سنتے ہی آنٹی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ دونوں تیار ہو جاتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہاں پر بیٹھ کر وہی کیس کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہ رات اس کو تصویر دکھاتا ہے اور کنان وہ تصویر دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کیا ہوا؟ مجھے لیلا کو تصویر دکھانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پر نوین کنان کو دوبارہ فون کرتی ہے لیکن کنان دوبارہ سے اس کی کال کاٹ دیتا ہے اور نوین بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی بیٹا، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ فون رکھ کر کنان کی تصویر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ یہاں پر لیلا کو لوگ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں گھر کے بارے میں۔ لیلا طاہر سے کہتی ہے میں تمہیں ایک فون نمبر بھیجوں گی لائر کا، جا کے ملانا۔ نورے کی آنٹ پھر ٹانگ اڑاتی ہے۔ لیلا اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، ہم یہاں پر فیملی لوگ بات کر۔ پیچھے پیچھے نورے بھی آ جاتی ہے۔ آنٹی اس کو ڈانٹتی ہے تم آخر کیوں اٹھ کے آ گئی، جاؤ جا کے سنو آخر وہ لوگ کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ کنان بار بار لیلا کو فون کر رہا ہوتا ہے لیکن لیلا اس کا بار بار فون کاٹ رہی ہوتی ہے۔ گھر والے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیلا کسی کا فون نہیں اٹھا رہی۔ طاہر پوچھتا کون تمہیں بار بار فون کر رہا، تم فون نہیں اٹھا رہی ہو؟ کوئی نہیں، کوئی ان امپورٹنٹ پرسن ہے۔ دکھاتے ہیں کہ کنان کا فون آخر لیلا اٹھا ہی لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ لیلا شرف کا کیس تھا نا جس کے بارے میں اس نے تم سے بھی بات کی، بہت ضروری بات ہے، مجھے تمہیں دکھانی ہوگی، وہ مل کے ہی تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ آ رہا ہوں تمہاری امی کے گھر۔ بالکل مت آنا، دیکھو لیلا بہت ضروری بات ہے، صرف میں یہ بات کرنے یہاں پر آ رہا ہوں۔ وہ نوین اس کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اتنے میں کنان نوین کو ایک وائس نوٹ بھیجتا ہے، یہ کہا ہوتا ہے امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، جب جی کچھ کہے مجھ سے فون پہ بات کر لیا کریں، ابھی میں مصروف ہوں اس وجہ سے آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، لیکن بعد میں آپ کو میں ضرور فون کروں گا۔ نوین وہ فون دیکھ نہیں پاتی کہ نوین نے نیند کی گولیاں کھا لی ہوتی ہیں، وہ بہت ساری۔ یہاں پر توران پہنچ چکا ہے مشرف کے گھر پر۔ دوسری طرف مشرف اپنے کمرے میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے یوسف کو یاد کر کر کے، یوسف میرے بیٹے تم کہاں پر ہو؟ میں اس کی نوکرانی آتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ توران پروسیکیوٹر ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ آخر میرا پروسیکیوٹر سے کیا چاہتی ہے؟ وہ اس سے ملتی ہے، میں توران ہوں، کنان کا باپ۔ اچھا وہ ابھی آج ہی آیا تھا کنان۔ یہاں پر ادریس توران گھر پہنچ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کیونکہ اس کو دیکھ تو نہیں رہا، اور یہاں پر اندر نوین صاحبہ گری پڑی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ادریس گھر کا دروازہ کھٹکاتا ہے، بیلے بجاتا ہے لیکن نوین دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ اور طاہر اس سے کہتا ہے کہ آخر تم مجھ سے کیوں مل رہی ہو؟ وہ اس کا جب دل کرے گا چلا جائے گا، جب دل کرے گا آ جائے گا، آخر تم مجھ سے کیوں مل رہی ہو لیلا؟ اس کو بتا دو کہ اس کا بھائی مطلب تمہارا بھائی تمہارے سر پہ زندہ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خوش ہوتی ہے۔ یہاں پر لیلا کنان کے پاس آتی ہے، اس سے کہتی ہے ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ کنان کہتا ہے دیکھو لیلا ہماری بات الگ، لیکن یہ تصویر دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھو اس تصویر میں جو آدمی ہے یہ ادریس ہے، یعنی ہمارے لیے ادریس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہی مشرف کے بیٹے تک شاید ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ پر توران مشرف کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کنان کا بابو جی میں جانتی ہوں، اور وہ یہاں پر ابھی ہو کر ہے سر، مجھے آپ سے جو بات کرنی تھی وہ آپ کے بیٹے کے بارے میں تھی۔ اسی طرف کنان لیلا سے کہتا ہے دیکھو لیلا ہمیں اس پہ مل کر کام کرنا ہوگا، جو بھی ہے مشرف کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب برا لگا، میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس کو ڈھونڈ سکیں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ادریس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اتنے میں ہی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بائے بائے۔